नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उस चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। 5 बजे तक वोटिंग हुई थी और कुल मिलाकर 725 सांसदों ने, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मिलाकर 725 सांसदों ने इसमें वोट डाले हैं। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती संसद भवन में जारी है। संसद के भवन में आज सुबह से 10 बजे से वोटों का काम चल रहा था, वोटिंग का काम चल रहा था। कुछ देर में चुनाव आयोग उनके नतीजे की घोषणा करेगी। बताया गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल मिलाकर 725 सांसदों ने वोट डाले हैं, यानी 92% मतदान हुआ है। टीएमसी के 34 सांसदों ने नहीं वोट डाला है। उन्होंने पहले ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि वोट नहीं डालेंगे। बीजेपी के भी 2 सांसदों ने 2 वोट नहीं डाले, 2 सांसदों ने वोट नहीं डाले हैं। तो कुल मिलाकर 725 सांसदों ने वोट डाले हैं। 725 सांसदों का मतलब हो गया है कि करीब 363-364 चाहिए जीतने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले के पास भी उससे ज़्यादा वोट हैं। इसका मतलब है कि संभावित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे और जो मार्गरेट अल्वा हैं, साझा विपक्ष की उम्मीदवार हैं, उनके जीतने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा वोट, 500 के करीबन वोट जो है जगदीप धनखड़ को मिल सकते हैं। इसमें से 399 के करीबन वोट जो है, 396 वोट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर। और विपक्ष के पास उतने वोटों की संख्या नहीं है। एनडीए के वोटों को देखा जाए तो वो 446 वोट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई दलों ने समर्थन दिया है जगदीप धनखड़ को कि वो उसमें समर्थन देंगे और उनको वोट दिया जाएगा। तो उन लोगों ने भी वोट दिया है, तो इसका मतलब वो टोटल जो एनडीए के वोट हैं उससे ज़्यादा वोट जगदीप धनखड़ को मिल सकते हैं। लेकिन नतीजा का हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है जगदीप धनखड़ के लिए और मार्गरेट अल्वा के लिए। मार्गरेट अल्वा साझा विपक्ष की उम्मीदवार हैं। हालांकि टीएमसी ने अपना जो है वोट नहीं डालने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में शामिल नहीं होंगे। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था, साझा विपक्ष का। लेकिन जब मार्गरेट अल्वा को बनाया गया तो टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस ने उनसे सलाह मशवरा नहीं किया, इसलिए वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। और टीएमसी के 34 सांसदों ने, 34 सांसदों ने, लोकसभा और राज्यसभा के, उन्होंने वोट नहीं डाला है। इसके अलावा बीजेपी के 2 सांसद हैं, उन्होंने भी वोट नहीं डाला है। और कुल मिलाकर 725 वोट डाले गए हैं। नतीजा जो है अभी आने में थोड़ा सा वक्त है। उसकी गिनती चल रही है। वोटों की गिनती की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वोटों की गिनती जारी है। 5 बजे तक वोटों का डालने का काम हो रहा था। चुनाव का समय जो था 10 बजे से 5 बजे तक था वोटिंग का समय। उसके बाद कुछ देर बाद जब सब कुछ हो गया, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई है और लगता है कि आधा घंटे में या उससे भी कम समय में चुनाव नतीजा आ जाएगा। लेकिन राजनीतिक गणित को देखें, सियासी गणित को देखें, पार्लियामेंट्री मैथमेटिक्स को अगर हम समझते हों या समझने की कोशिश करें तो लगता है कि जगदीप धनखड़ के नए उपराष्ट्रपति बनने में कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बची है, कोई आशंका नहीं बची है। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। वो वेंकैया नायडू की जगह पर क्या करना है। मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या खबर है इस वक्त? जी, पीयूष को हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ी देर में हम पीयूष के पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय वोटों की गिनती का काम जारी है और बहुत जल्दी ही संभावना है कि चुनाव के नतीजे आ जाएं। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त तक है। 11 अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हालांकि संसद में सोमवार को उनको विदाई दी जाएगी, राज्यसभा में उनको विदाई दी जाएगी सोमवार के दिन, यानी 8 अगस्त को उनकी विदाई वहाँ पर होगी। लेकिन 11 अगस्त तक उनका कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति, जो नए उपराष्ट्रपति हैं, उनका जो नतीजा है वो कुछ देर में आ जाएगा। चुनावी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो आर्टिकल 63 और 64 के हिसाब से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा और
राज्यसभा के सांसद चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और इसमें खास बात यह है, उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव से अलग यहाँ पर जो मनोनीत सांसद हैं 12, वो भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस समय कुछ वक्त रिक्त हैं जिन पर मनोनीत सांसद नहीं हैं। इसके अलावा 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने वोट नहीं किया है। टीएमसी के 34 सांसदों ने वोट नहीं किया है और कुल मिलाकर 725 वोट डाले गए हैं। इसमें से कितने वोट जगदीप धनखड़ को मिलते हैं? बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 399 वोट करीबन है और जीत के लिए यदि आज के वोट का हिसाब देखा जाए तो 363 वोट, 364 वोट ही चाहिए। यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के दम पर भी जगदीप धनखड़ ये चुनाव जीत सकते हैं अगर सभी लोगों ने उनको वोट डाला है तो। इसके अलावा एनडीए के भी वोट हैं, कुल मिला के 446 वोट एनडीए के माने जा रहे हैं जो वोट जगदीप धनखड़ को मिल सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके अलावा भी बहुत सी दल जो हैं जो एनडीए के साथ नहीं थे, उन्होंने भी जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया था, उसका अनाउंसमेंट किया था। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। अभी उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर ये चुनाव लड़ा है। पश्चिम बंगाल में जब वो राज्यपाल थे तो टीएमसी और मुख्यमंत्री को लेकर उनके विरोध चलता रहता था, एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। लेकिन जब चुनाव का मौका आया तो टीएमसी ने जो है विपक्ष का जो साझा उम्मीदवार हैं उनको लेकर नाराज़गी जाहिर की कि कांग्रेस ने उसका नाम का सलाह मशविरा उनके साथ नहीं किया, इसलिए वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी इसे कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ वो सीधा सा विरोध अपना जाहिर नहीं करना चाहते थे। इसका सियासी मतलब ये दिखाई देता है। इस समय उपराष्ट्रपति के वोटों की गिनती का काम जारी है लगातार और ये काम कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग इसका अनाउंसमेंट करेगा कि नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे। मार्गरेट अल्वा पहले राज्यपाल भी रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस की बड़ी नेताओं में से मार्गरेट अल्वा का नाम गिना जाता है। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, राजस्थान से प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री ने उन्हें और किसान पुत्र के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी ने किसान पुत्र और किसान नेता के तौर पर उनका चुनाव किया था। किसान आंदोलन का आपको याद होगा कि काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा था। उसके बाद किसानों की कुछ नाराज़गी नज़र आई थी। शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान नेता के तौर पर जगदीप धनखड़ को पेश किया और वो उपराष्ट्रपति होंगे। इसका मतलब ये भी साफ है कि वेंकैया नायडू दूसरी पारी नहीं खेल रहे। ये चुनाव से पहले ही तय हो गया था। उनको राष्ट्रपति बनने का भी मौका नहीं दिया गया। हालांकि हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में 4 उपराष्ट्रपति ऐसे भी रहे जिन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और वो लगातार बनते रहे। और 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी साहब को 2-2 बार चुनाव जीतकर उपराष्ट्रपति बनने यानी 10 साल तक उपराष्ट्रपति बने रहने का मौका मिला है। लेकिन वेंकैया नायडू को ये मौका नहीं मिला, ना उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर दूसरी पारी मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था और कुछ संभावनाएं बन रही थी कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उससे भी पहले इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिनेश वोरा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित, राष्ट्रीय टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और कैलाश सोनी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। कैलाश जी, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव के नतीजे कुछ देर में आने वाले हैं, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को आपने किस तरह से समझ रहे हैं? ये लोकतंत्र का सबसे पवित्र पायदान है जी। हमारे पुरखों की तपस्या का सुफल है जी कि यहाँ मत पर्ची से व्यवस्था निकलती है जी। और ये हिंदुस्तान के सर्वोच्च स्थानों के लिए, अभी पूर्व में महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ जी और अभी ये उपराष्ट्रपति जी का चुनाव लगभग तय है कि परमादरणीय धनखड़ जी जो है विजयी होंगे जी। आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी जीत की अग्रिम बधाई दे सकता हूं। शुभकामनाएं कैलाश सोनी जी, अग्रिम शुभकामनाएं। सोनी जी, आप अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं आपको अग्रिम बधाई दे सकता हूं यदि आप चाहें तो, कि जीत के लिए
अग्रिम बधाई के लिए ही आपके माध्यम से उनको हम अग्रिम बधाई प्रेषित करते हैं जी और उनकी जो प्रतिभा है, जी जो कानून के मर्मज्ञ हैं, जी संविधान के अच्छे जानकार हैं और बड़ी विषम परिस्थिति में भी कानून का परिपालन कराने की उनकी दक्षता है, जी उनकी प्रतिभा का लाभ पूरे देश को प्राप्त होगा और देश के उच्च सदन में उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। इसके लिए हम सब उनके लिए अभी पूर्व से ही जी खूब हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके अनुभव का जी लाभ हम सभी को और देश को प्राप्त होगा। जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता टीएमसी के भी जुड़ गए हैं डॉक्टर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। पुरोहित जी, इस चुनाव में टीएमसी ने क्यों बहिष्कार करने का या शामिल होने का फैसला किया कि वो शामिल नहीं होगी पार्टी इस चुनाव में, जबकि आपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार अपना बनाया, साझा उम्मीदवार बनाया, और जब कांग्रेस ने साझा उम्मीदवार बनाया तो आप अपने आप को अलग कर लिया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर हमने क्या कलकत्ते में बैठ करके राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनाया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बाकायदा मीटिंग कॉल की गई थी और 17 विपक्षी पार्टियों में उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। हम सब ने मिल करके 2-3 नामों की चर्चा हुई, बाद में यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया गया। विपक्षी पार्टी की तरफ से उनको बनाया गया उम्मीदवार। ठीक है, ये लोकतंत्र की यही एक ब्यूटी है कि हम लोग सब मिल करके एक यूनाइटेडली काम करें। अगर हम लोग चाहे पक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, अगर विपक्ष में भी है तो जितनी भी पार्टियां थी तो सबने मिल के बनाया था। मार्गरेट अल्वा बहुत ही सीनियर लीडर है, ममता बनर्जी और हम सभी पार्टी के सदस्य उनके रेस्पेक्ट करते हैं। मगर चूंकि हम उस मीटिंग में हमें आमंत्रण नहीं था, जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि हम उन्हें उम्मीदवार बना दें, ठीक है, तो उसके बाद हमारी पार्टी ने तय किया कि भाई चलो ठीक है, हम तो एनडीए को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकली हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने अपना एक अलग रास्ता चुना कि हम लोग वॉकआउट करेंगे। देखिए, आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई गलत नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस ने अपनी आत्मसम्मान, स्वयं प्रकाश जी, ये ईगो इशू है इसका मतलब, क्योंकि आपको साझा विपक्ष को बिखराव की चिंता नहीं थी और आप इसको साइकोलॉजिकली देखिए, अगर हमारा ईगो इशू होता तो हम 17 दलों की विपक्षी पार्टी की नहीं बुलाते। हम नहीं, वो तो उसमें तो आपको अपना उम्मीदवार बनाना था। पुरोहित जी, राष्ट्रपति चुनाव में आपने अपना उम्मीदवार बना लिया और अब ये बताने के लिए कि आप कांग्रेस से बड़ी पार्टी हैं। भाई साहब, हमने नहीं बनाया, उम्मीदवार बनाया किसने? सबसे पहले वहां पे चर्चा हुई थी ये नेशनल एनसीपी के शरद पवार जी के नाम पर, फिर फारूक अब्दुल्ला के नाम पर चर्चा हुई थी। उन्होंने जब मना किया तब यशवंत सिन्हा जी के नाम पर आम सहमति बनी। देखिए, अगर हम आम सहमति से कोई भी काम करें, कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर में जो व्यवस्था बनी हुई है, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक ढांचे का एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग सब मिल करके अगर बनाए तो और ज्यादा अच्छा होता है। अगर राष्ट्रपति जैसे चुना गया द्रौपदी मुर्मू, उस पर भी हमारा कंटेक्ट क्लियर था कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी वाले अगर बोलते कि भाई हम इसे बना रहे हैं तो हम सहमति भी दे सकते थे। बात ऐसी है। धनखड़ जी के साथ में हमारा व्यक्तिगत, देखिए उन्होंने बहुत परेशान किया बंगाल के अंदर में, जितना डिस्टर्ब उन्होंने किया, मुझे नहीं लगता आजाद भारत में किसी भी राज्यपाल ने ऐसे गवर्नर आए होंगे। ठीक है, मगर ठीक है, अब ये व्यवस्था है। तो ये आपके पास मौका था, आपने कहा कि राज्यपाल के तौर पर उनके साथ मतभेद रहे थे, तो ये मौका था आपके पास कि उनके खिलाफ अपनी जो प्रतिक्रिया थी, जो आपकी राय थी, वो जाहिर कर सकते थे उस चुनाव में। आप विपक्षी उम्मीदवार के साथ रहते तो? विपक्षी उम्मीदवार के साथ रह करके देखिए, ये नहीं होता है कि आप एक गलत को दूसरे गलत के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप तो गलत का ही साथ दे रहे हैं ना। आपने द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की चर्चा, एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार की चर्चा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने जब भी उनका नाम अनाउंसमेंट किया था, तो अगर वो चर्चा करते विपक्षी पार्टियों से कि भाई हम इसे उम्मीदवार बना रहे हैं, हमें सहमति होती तो करते, नहीं तो हम अपना जैसे हमने किया, तो
तो हम लोगों ने अपना नाम पहले अनाउंसमेंट किया था, यशवंत सिन्हा का। जी। यहाँ पे मैटर दूसरा था, यहाँ पे धनखड़ जी के नाम आने के बाद में मार्गरेट अल्वा का नाम आया। धनखड़ जी के साथ हमें जाना नहीं था। मार्गरेट अल्वा के लिए हम लोग का अगर हो सकता है, अगर हमें मीटिंग कॉल होती, हम भी कोई नाम सजेस्ट करते, कोई और दूसरे नाम पे चर्चा होती, जो भी होता, नहीं हुआ तो हमने कहा चलो हम उनके साथ नहीं जाकर के, हम लोकतंत्र में हम उनके साथ नहीं रहकर एक जगह खड़े हैं, हम तटस्थ है, अपने विचारधारा पर तटस्थ है कि हमारे 34 सांसद वोट नहीं करेंगे। जी, मतलब क्या इसको मैं ऐसे समझूं, आपने कहा कि यशवंत सिन्हा की बजाय द्रौपदी मुर्मू के नाम पर पहले चर्चा हो जाती तो शायद आप कुछ और फैसला करते, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि यशवंत सिन्हा आपके सही उम्मीदवार नहीं थे? नहीं, ये किसने कहा? देखिए, आप बात का दूसरा मतलब निकाल रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। देखिए, ये विपक्षी पार्टियों का, सर आप अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? आप यशवंत सिन्हा जी टीएमसी के उम्मीदवार थे कि नहीं थे? वो वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के थे, उनको सब सर विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया उन्हें अपना उम्मीदवार। सारे विपक्षी दलों ने मिलकर उम्मीदवार बनाया ना जी। ममता बनर्जी ने अकेले ने नहीं बनाया था उम्मीदवार, और उन्हें अच्छे परसेंटेज वोट भी ले हैं। 15 जो राष्ट्रपति बने हैं उसमें तीसरे नंबर के जो कैंडिडेट, सेकंड नंबर कैंडिडेट है, उसके अंदर में यशवंत सिन्हा का नाम है। उन्हें वोट भी मिले हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें वोट नहीं मिले हैं। 34-35, देखिए उनके पास नंबर है। राष्ट्रपति, ये तो छलावा होगा अगर हम बोले कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है। उनके पास 330 नंबर तो उनके पास है ही जी, नंबर है, ठीक है ना। हम अपना स्टैंड क्लियर था कि हमें अपने विपक्ष का एक उम्मीदवार देना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति में भी हम लोग देते हैं, 100% देते, या मार्गरेट अल्वा के नाम पर भी सहमति होती। मगर चूंकि देखिए राजनीति है, हम अलग अलग, हमारी सबका लाइन ऑफ एक्शन अलग है हर पार्टी का, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो राष्ट्रीय, आता हूं आपके पास, चाहे वो कांग्रेस। डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक, आप समझाइए मुझे कि क्या इन दोनों चुनावों में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में, कैलाश सोनी जी की पार्टी और कैलाश सोनी जी ने बड़ी जादूगरी से और चतुराई से ये साफ कर दिया कि विपक्ष में बिखराव है, और ये 2024 में भी इसका असर दिखाई देगा? डॉक्टर राय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज़ नहीं मिल रही है। कैलाश सोनी जी, ये समझाइए मुझे कि आपने जो एनडीए का वोट है वो तो मिल ही रहा है आपको। यदि ये होता कि आम सहमति बनाने की बात होती, जैसे पुरोहित जी भी कह रहे हैं, ममता जी ने भी कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को बनाने से पहले विपक्ष के साथ सलाह कर लेते तो एक हो सकता था कि निर्विरोध चुनाव हो जाता। जगदीप धनखड़ को लेकर भी यदि बात हो जाती तो हो सकता कि हो जाता, लेकिन आपके तो, आप 7वें आसमान पर रहते हैं, आपको किससे बात करनी, क्योंकि आपका उम्मीदवार जीत ही जाएगा। देखिए, ये आम राय बनाने की मानसिकता हो देश में, विरोधी दल का स्टैंड जन सरोकारों पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे जी किस तरह का रवैया है जी, प्रारंभ से, और बात कब नहीं की, बात बार बार करने के बाद न सत्र चल पाता है जी, नहीं मुद्दों पे कोई मानसिकता बनती है जुड़ने की, केवल विरोध के लिए विरोध। ठीक है। और अभी वर्तमान परिस्थिति में विरोधी दल की मानसिकता सर्वानुमति की नहीं है जी, ये सारे प्रयास किए गए, लेकिन इसकी संभावना वर्तमान में ये नहीं है। नहीं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है प्राइमरी तौर पे कि वो सर्वानुमति बनाने की कोशिश करे। आप बात करने तो जाते, आपने बात ही नहीं की, फिर आपके पास कहने का मौका होता। सत्र में बात करने के बाद भी पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल पाते जी, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तो देश का कोई भी चेतनाशील आदमी जी, राष्ट्रपति में इतना 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 उत्तम निर्णय हिंदुस्तान के हर गरीब का, हिंदुस्तान के हर शोषित पीड़ित व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन, ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इतना अच्छा निर्णय भी हो सकता है। इस पे सुई मोटो अपोजिशन के लोग यदि निर्णय करते तो रास्ता शुरू हो जाता जी, और उपराष्ट्रपति में कम से कम जाकर के कुछ आम सहमति की संभावना बनती जी, लेकिन यह रास्ता, अपोजिशन का रवैया, जी, थ्रो आउट।
नहीं, लेकिन मोदी ये जी के खिलाफ। आपकी बात को मैं मानता हूं, उनका लेकिन कोई भी आपने अच्छे से अच्छा निर्णय सर आपकी बात से हमें पसंद नहीं है। आपकी बात ठीक है इसमें से ये गतिरोध और ये सर्वानुमति की संभावना जी। धूमिल हुई है। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बात तो नहीं की ना। देखिए, ये कहने का मौका तो पुरोहित जी के पास, अभिषेक जी के पास, ममता बनर्जी के पास और लोगों के पास रहेगा ही कि आपने बात की होती तो कुछ और बात होती। अपोजिशन के लोगों का अलग अलग मत था कि पहले हम कैंडिडेट को देख लें जी और उसके बाद फिर हम समर्थन करेंगे। जी जब इतने अच्छे कैंडिडेट का निर्णय हो गया जी तो बात हो ना हो, जी इस पे अपना अभिमत डेमोक्रेसी में अपने स्थान से अभिमत दे करके जी और ये एक आपस में सर्वानुमति की संभावना बनाई जा सकती। जी। डॉक्टर अभिषेक राय, आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो मैं जानना चाहता हूं कि कैलाश सोनी जी के पार्टी की जादूगरी और चतुराई ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के बिखराव को ज़्यादा सार्वजनिक कर दिया है। विजय जी, कोई देखिए, ये आज से बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है देश में जी चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव होता रहा हो या चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव जी। होता रहा, लेकिन जो लोकतंत्र पे विश्वास रखते होंगे वो इस चीज को मानेंगे। आप देख रहे होंगे पिछले 10-12 सालों में जी किस तरह से लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी गई। विपक्ष की आवाज कैसे दबानी है, कैसे उनका मान मर्दन करना है, किस तरह से जनता की बात नहीं सुननी है, तो इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम महारत हासिल है। आप देख लीजिए, 2013 से पहले महंगाई डायन होती थी। 2 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, वो सिलेंडर लेके घुमा करते थे, लेकिन आज वो अपनी कैबिनेट में बैठ के आराम से एसी की हवा खा रहे हैं। आज महंगाई नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत लच्छेदार भाषण देते थे कि 13 में रुपया जो है डॉलर के मुकाबले आईसीयू में था। आज शायद तब 61 रुपए वो दाम था, आज 81 रुपए हो गया। आज शायद आईसीयू से भी बुरी गति है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि इसका विरोध करने का, या अब भी कैलाश जी का इंतजार करेंगे कि वही सिलेंडर लेकर आए प्रदर्शन के लिए? हम तो कर रहे हैं, देखिए सारे लोग कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी है और हम उत्तर प्रदेश में लगातार, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे जिले हो, हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हम करते रहें क्योंकि हम जनता के मुद्दे उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आप देख रहे हैं, कहते अभी आपकी बातें मैं सुन रहा था जी। एक कहते हैं कि इस आपस में समझौता होता था, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी जी। और कहते हैं सरकार सत्ता पक्ष आता था विपक्ष के पास और सारी बैठ के बातें होती थी जी। लेकिन अब वो बातें होती नहीं साहब जी। नितिन गडकरी जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया, आपने सुना होगा जी। कि राजनीति आजकल से सत्ता प्राप्ति की सीढ़ी हो गई जी। सत्ता सुख चाहिए सबको जी। और भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें आप, गडकरी जी ने ये तो नहीं बोला था कि भाजपा इसमें माहिर है, वो तो सभी के लिए कह रहे थे ना। नहीं तो सभी के तो उसे मतलब तो आपने समझ में आ रहा है ना, सत्ता के पास को मैंने एग्जांपल दिया कि अभी हम महाराष्ट्र का लेटेस्ट एग्जांपल ले लें, महाराष्ट्र का लेटेस्ट एग्जांपल ले लें किस तरह से तोड़फोड़ हुई जी। और ये सरकार कहते हैं ये पहली सरकार ऐसी है जिसने किताबों पे, पेंसिलों पर, बच्चों के पढ़ाई के सामान पे, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, उस पे हनन करना ये बात ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये मौका था राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव, जब पूरा विपक्ष एक होकर ताकत बताता, लोगों को समझाता कि भाई हम एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। वो मौका आपने खो दिया कि नहीं खोया, ये समझाइए मुझे। नहीं विजय जी, देखिए अभी हम जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, अभी हम 22 में अपना उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम सोनी साहब अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि आप दोनों लोगों को अलग अलग कर दिया उन्होंने। नहीं मुस्कुराने दीजिए, अच्छी बात है। हमने बोला ना कि अभी हमारा 22 का चुनाव बीता विधानसभा का और हमने अपने संगठन को भंग किया है। हम अपना संगठन दोबारा खड़ा कर रहे हैं, सारी चीजें हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी उनको रोक सकती है। 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने हम पर विश्वास किया, उस जनता को हमारा धन्यवाद है। हम आज प्रमुख विपक्षी दल हैं। जब हम 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तब हमें 2 करोड़ 54 लाख मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया। तो समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, हम उसी को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारी तैयारी 24 के लिए हो रही है और समय आने पे आप देखेंगे पूरा विपक्ष पूरे देश में एकजुट होगा और भारतीय जनता पार्टी को 24 में पूरी तरीके से हराने का काम।
जी सोनी साहब, मैं पुरोहित जी के पास जाऊँ। एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि दोनों उम्मीदवार बड़े उम्मीदवार हैं, बेहतर उम्मीदवार हैं। मुझे उम्मीदवारों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि दोनों ही बेहतर उम्मीदवार हैं, बल्कि चारों उम्मीदवार बेहतर थे। लेकिन आपको पता था, पार्टी में किसी को पता है कि उम्मीदवार कौन हो रहा है? विपक्ष के साथ तो आप बात तब करेंगे, पार्टी में ही नहीं पता किसी को। आप तो अपना पेन लेकर जाते हैं कि हाँ भाई इस पे करना है साइन, तो वो बता दिया उन्होंने कि साइन होगा तो साइन होगा। आपसे पूछा गया था, अभिषेक जी से और पुरोहित जी की बात तो छोड़ दीजिए, पार्टी में किसी से पूछा गया कि जगदीप धनखड़ को बनाया जाए या द्रौपदी मुर्मू को बनाया जाए? हमारे जिस फोरम पे विचार विमर्श होना चाहिए उस फोरम पे बराबर विचार विमर्श हुआ है जी। और इतनी मेधा और इतनी दृष्टि वाले आदमी पूरे देश को जिन पे भरोसा है जी, ये पूरा देश उन पे मान चुका है कि इनका जो वर्तमान नेतृत्व है ये प्रकृति प्रदत्त नेतृत्व है और देश के अनुकूल इनमें क्षमता है निर्णय लेने की। जी। जब देश मान चुका है कि इनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, इनका एक एक विचार तिल तिल करके ठीक है। जीवन का एक एक क्षण जी। समाज और राष्ट्र के अलावा कुछ है ही नहीं। इनकी प्रोसेस से, इनके फोरम पे बराबर ये प्रोसेस चल रही है विचार विमर्श की। ठीक है। और सारे एंगल से इतना माने इतना वास्ट, इतना सर्वज्ञ दृष्टि से देखने वाला, ठीक है, ये भगवान ने हमको ऐसा नेतृत्व दिया है। जी। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कुछ देर में आ जाएंगे। अभी वोटों की गिनती का काम जारी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये नतीजा आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ साहब उम्मीदवार हैं और साझे विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। दोनों ही लोगों के राजनीति में बड़ी लंबी पारी रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैलाश सोनी साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित। पुरोहित जी, चुनाव के नतीजे तो कुछ देर में आ जाएंगे, बहुत तस्वीर साफ है, कोई इतना बड़ा उसमें काम नहीं है। लेकिन यदि हम यहाँ से 2024 के चुनाव तक चले, क्या अब आपका जो गुस्सा है थोड़ा सा छोड़ दें और साझा विपक्ष मिलकर कुछ लड़ाई लड़े, ऐसी संभावना आपको दिखाई देती है? आप शायद म्यूट है पुरोहित जी, एक बार देख लें, अनम्यूट कर लें। 21 जुलाई को जो ममता बनर्जी की शहीद दिवस की रैली थी जी, लाखों लोग उस रैली में थे। उस मंच से ममता बनर्जी ने एक ही बात कही थी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, ये तय है, इनको मैंडेट नहीं मिलेगा, विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। देखिए इस बार बंगाल से ही ये आवाज जाएगी। शीर्ष नेता ममता बनर्जी टॉर्च बेरर है विपक्षी पार्टियों की एकता की, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ममता बनर्जी ही एक ऐसा चेहरा है जो लोकतंत्र के अंदर में सभी पार्टियों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे लालू, देखिए जो बहुत से लोग हैं जो ममता बनर्जी के साथ आना भी चाहते हैं। शिवसेना जैसी पार्टी भी जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, आज भी ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। तो देखिए 2024 में हमारे इस पे कुछ भी खंडन नहीं होगा। ये आप ये मत सोचिए इसको राष्ट्रपति चुनाव से उपराष्ट्रपति चुनाव से मत जोड़िए, ये एक अलग मुद्दा है। देखिए मैकेनिज्म जो था उपराष्ट्रपति चुनाव का चुनने का, हमें उसका विरोध था, हमने अपना जता दिया उस, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्षी पार्टियां इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, तो हमें जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप जिस तरह से ये चरम महंगाई की अपनी सीमा पर बढ़ी हुई है, 1100 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, आप सोचिए। पुरोहित साहब, आपने मन की बात तो आपने कही है ना, जो बात मैं कह रहा हूं उसको आपने दूसरे तरीके से कहा। आपने कहा कि विपक्ष पूरा जो है उसकी लीडरशिप कोलकाता से आएगी, यही तो झगड़ा है सारा। कोलकाता से आना चाहिए सब कुछ, दिल्ली से नहीं होना चाहिए, 10 जनपद से ना हो, ये है असली मसला। नहीं, 10 जनपद वालों को भी ये बात सोचना है। देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व ममता बनर्जी त्याग की मूर्ति है जी। अगर जिस दिन वो सोच लेगी ना कि हमें विपक्ष के लिए छोड़ना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर कोई भी रास्ता निकालना होगा बीच का, उसके लिए भी ममता बनर्जी रास्ता जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी बात मैंने नहीं कही है। रास्ता बंगाल से जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। 2024 का दिल्ली की कुर्सी का रास्ता पश्चिम बंगाल होकर जाएगा और हम लोग चाहते हैं पहली बंगाली प्रधानमंत्री बने। ये हम लोगों की बंगाल की जनता की आर्थिक
मतलब हार्दिक इच्छा है कि वो जी। प्रधानमंत्री बने। कि जी। ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है जो इनकी तानाशाही नीतियों का जमकर विरोध किया है उन्होंने, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो सीए जैसी जो भी जन विरोधी नीतियां इन्होंने बनाई है। जी। आज जो जिस तरह से जीएसटी बोलिए, खाने के पैकेट के आटा, चना, मूढ़ी, इनके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। कहा जाएगी गरीब जनता, कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं। पुरोहित साहब, आप विद्वान आदमी हैं, आप यही बात समझा रहे हैं। मेरे को उस तरह से बात कहना नहीं आता जितना आप पूरा इमरती बनाकर बात कहते हैं। आप कह यही रहे हैं ना कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े मोदी जी के खिलाफ, ये है ना कुल मिलाकर बात। मोदी जी, ममता बनर्जी ही खिलाफत कर रही है। आप देखिए कांग्रेस के अपनी इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स है कांग्रेस के अंदर में। आप देखिए कांग्रेस के जो हालत है, आप दो ही तो पार्टियां हैं जो इसको नेतृत्व कर सकती है, बाकी पार्टियों को तो आप नहीं मान रहे। आप ममता बनर्जी अगर यहाँ से जा रही है, दूसरा नेतृत्व कांग्रेस आके संभाले ना, कौन मना कर रहा है। मगर देखिए गोवा में अभी कांग्रेस की सरकार बनती है, जहाँ पे वहां उनकी सरकार को बीजेपी हाईजैक करती है, खरीदती है, तोड़ती है, बना लेती है। देखिए बंगाल के अंदर में इनको हम लोगों ने उखाड़ के फेंका है, बंगाल की खाड़ी में उखाड़ के फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय बल 2020 से 2021 तक कलकत्ते में आकर पश्चिम बंगाल के गली गली जिलों में बैठा था, रुपये लेकर बैठे थे ये लोग। कैलाश विजयवर्गीय 2 साल पहले से यहाँ आकर के बैठे थे, ताना मतलब लोगों को, जो व्यापारियों के ऊपर में सीबीआई ईडी का डर दिखा करके उनको कैसे अपनी तरफ मॉनिटर किया जाए, जनता ने उनको जवाब दे दिया। आज बंगाल की शेरनी अगर दिल्ली की गद्दी पे जाएगी तो देश आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा, देश का माथा ऊपर होगा। डॉक्टर अभिषेक, आपके पास आऊं मैं, लेकिन मैं कैलाश जी से एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। सोनी साहब, पार्टी आपकी मजबूत है, सब कुछ है, लेकिन जो पुरोहित साहब कह रहे हैं, कुछ डर लग रहा है आपको? पॉलिटिकल फियर है कि बंगाल की शेरनी अगर दिल्ली आ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखिए, ये किसी नेता को अहंकार करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला तो देश की जनता करती है। जी। बंगाल में भी जो फैसले आए हैं, जी, भले ही सरकार आपकी बनी हो, जी, लेकिन भाजपा की जो आइडेंटिटी वहां प्रूफ हुई है, वहां प्रमाणित हुई है, इससे जो चेतनाशील लोग हैं, जो जनतंत्र को जानते हैं, जी, वो पहचान सकते हैं कि कभी क्या होगा आने वाले समय में। जी। आज बंगाल के भीतर भी भाजपा ने जो अपनी ताकतवर उपस्थिति दर्ज कराई है, हर कोई सरकार के लिए लड़ता है, जी, लेकिन फैसला जनता करती जी, और जनता के फैसले पे भरोसा। हम वो दल नहीं है कि यदि जीत गए तो कोई बात नहीं, और नहीं तो बोले ये आपकी मशीनें खराब थी, बोले इसमें बेईमानी हो गई, जी। चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जनता ने भरोसा दिखाया ना ममता बनर्जी पर, और वो दिल्ली आ गई तो और जनता ने भरोसा दिखा दिया। नहीं तो हम जनता के निर्णय को हम भी सिरोधारी करते हैं जी, लेकिन बंगाल में हमारी उपस्थिति को भी कोई नकार नहीं सकता जी, और आने वाला समय इसका माने माकूल जवाब देगा। जी, जी। देखो, आज राजनीति का पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है। आज राजनीति टोटकों की नहीं बची, जी, आज राजनीति परिणामों की है, जी, आज राजनीति आचरण की है, आज राजनीति मुद्दों की है। राजनीति पहली बार देश की मुद्दा आधारित हुई है, जी, और देश अब भरोसा किस पे कर रहा है ये विषय है। जी, ठीक है। देखिए, धीरे धीरे भाजपा ने जो अपने इश्यूज बनाए और उनके प्रति जो कमिटमेंट और लगातार चलते रहने का काम, जी, अब बोलिए इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, और तिरंगा के ऊपर अभी जो इनकी कैसी बौनी भूमिका है। जी, माननीय गडकरी जी ने कहा है कि अच्छे लोकतंत्र के लिए सुगठित विरोध भी आवश्यक है। जी। हमें कौन रास्ता बताएगा? सोनी साहब, डॉक्टर, लेकिन आपके मुद्दों में दम चाहिए। जी, सोनी साहब, गडकरी जी ने तो बहुत सारी बातें कही, अभी पुरोहित साहब भी कुछ याद दिला रहे थे, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। डॉक्टर अभिषेक राय, आपने कैलाश सोनी जी को भी सुना और पुरोहित साहब को भी सुना, आप किससे ज़्यादा नाराज हो रहे हैं? आप बताइए, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को 40 सीटों पर 42 सीटों वाले लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको तो कोई पूछ नहीं रहा, कैसे विपक्ष साथ चलेगा?
देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। टीएमसी का हमेशा ममता दीदी का साथ मिला समाजवादी पार्टी को, और हमारी पार्टी उनके साथ बहुत मजबूती से खड़ी है। चाहे बंगाल का चुनाव रहा हो, समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को सपोर्ट किया था, और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, टीएमसी ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था। ममता दीदी खुद आई थी लखनऊ प्रचार के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी मुलाकात भी हुई। और जहां तक बात है कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, एकदम सच बात है साहब। जो कहते हैं ना सरकार बनाने वाला प्रदेश होता है वो उत्तर प्रदेश है। अब भारतीय जनता पार्टी इसी बात से बहुत डरती है। उन्हें पता है एन केन प्रकरण से किस तरीके से उत्तर प्रदेश को छल कपट से जीता जाए, और वो हमेशा इसकी तैयारी करते रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार 24 के इलेक्शन में ना कुछ नहीं चबवाएगा, जनता के आशीर्वाद से। आप देखिए, मैंने पूछा ना, सवाल पूछा, राजनाथ सिंह जी भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भी उत्तर प्रदेश से सांसद है, माननीय स्मृति ईरानी जी भी उत्तर प्रदेश से सांसद है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिलेंडर लेके घूमते थे, अब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछेगी ना साहब कि सिलेंडर का वो दाम कहाँ गया, क्या हुआ, कितनी सब्सिडी दे दी आपने क्या किया इस चीज का। आपसे सर ये बड़ी खबर आ गई है हमारे पास, जो चुनाव का नतीजा का इंतजार कर रहे थे। जगदीप धनखड़ चुन लिए गए हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल से गवर्नर होते थे, वो उम्मीदवार जीत गए हैं। जगदीप धनखड़ ने ये चुनाव जीत लिया है, और वहाँ पर जीत पर जश्न का माहौल हो रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है जश्न मनाया जा रहा है। चुनाव में 727 सांसदों ने वोट डाले थे और उन्हें 528 वोट मिले हैं। इस बात की चर्चा हम कर रहे थे पुरोहित साहब कि जो जितने वोट विपक्षी उम्मीदवार को मिलेंगे शायद उससे ज़्यादा विनिंग मार्जिन होगा। 727 में से 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिले हैं। ये एक बड़ी जीत है। झुंझुनू से लेकर, झुंझुनू जहाँ पर उनका जगदीप धनखड़ का शहर है, अपना शहर है जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी में उनका जश्न मनाया जा रहा है, उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। झुंझुनू में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये बड़ी जीत हासिल की है कि वो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। 727 में से 528 वोट उन्हें मिले हैं। इस चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा रही हैं, वो ये चुनाव हार गई हैं। हालांकि ये बहुत उस तरह का नतीजा नहीं है जिसमें करीब करीब साफ था वोटों की गणित के हिसाब से कि मार्गरेट अल्वा शायद चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा कहती है, लोकतंत्र का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो ये बात कहता है कि विपक्ष का भी उम्मीदवार वहाँ रहे, और उम्मीदवार जो है उसका मतलब कोई प्रतिद्वंदिता या दुश्मनी नहीं है। एक पर्व की तरह से हम इसको मनाते हैं, और सब लोग जब नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग, सभी पार्टियां उनके साथ काम करेंगी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं झुंझुनू में, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं और जश्न मना रही हैं जगदीप धनखड़ की जीत का। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 528 वोट उन्हें मिले हैं एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर। इसका मतलब साफ है कि जो 446 वोट एनडीए के पास थे, उससे काफ़ी ज़्यादा वोट उनको मिले हैं। इसका मतलब है कि विपक्ष की कई पार्टियां उनके साथ नहीं रही, मार्गरेट अल्वा का साथ नहीं दिया। टीएमसी ने तो साफ ही कर दिया था। जी कैलाश सोनी जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, और जो हमारे नए उपराष्ट्रपति होंगे उनको भी बधाई और शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। आपसे पहले कुछ पुरोहित कहना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके पास जाना चाह रहा हूँ। माफी जी पुरोहित जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? सर्वप्रथम कैलाश जी को बधाई कि उनके एनडीए के प्रार्थी जीत गए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बधाई। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सचेतन होकर के बंगाल के लिए, बंगाल की सरकार के विरुद्ध में जिस तरह से छोटी छोटी बात पे रोज ट्वीट करते थे और मैसेज करते थे गवर्नर बन करके, वैसे ही देश की जनता के लिए, महंगाई के खिलाफ वो करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बधाई देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बात रखी है अपनी। कैलाश सोनी जी, हम चाहेंगे, जैसा आपने भी कहा कि जगदीप धनखड़ बहुत बड़े वकील भी रहे हैं और बहुत सचेतन रहे हैं, तो वो राज्यसभा में भी सभापति के तौर पर और उपराष्ट्रपति के तौर पर वही भूमिका निभाएंगे, ऐसा आप समझते हैं? पुरोहित साहब भी यही कह रहे हैं। बधाई के साथ। देश का परम सौभाग्य है जी कि कानूनविद, संविधान के अच्छे जानकार जी, और जो भाई पुरोहित जी ने कहा है जी, राष्ट्र धर्म का निर्वाह यहाँ भी करेंगे जी। पूरा भरोसा है कि अपने
सारी योग्यता का यहां भी परिचय देंगे। जी। और आपके माध्यम से सबसे पहले तो हम माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ जी को खूब हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जी। और ये उनकी छाया, उनका अनुभव का लाभ जी। पूरे देश को प्राप्त होगा। पुनः पुरोहित जी को और आपके डॉक्टर साहब को जी। सबको मैं आज के इस जीत के लिए बधाई देता जी। हूं और उनने जो बधाई दी उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं पुरोहित जी। चलिए डॉक्टर अभिषेक राय, आपकी टिप्पणी भी मैं चाहता हूं इस पर, जो चुनाव नतीजे आए हैं जगदीप धनखड़ की जीत को लेकर। देखिए विजय जी, बहुत हम जगदीप धनखड़ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं जी कि वो देश की तरक्की में आगे देश को बढ़ाने में काम करे। जी। वो एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं और बहुत बड़े सुलझे हुए इंसान रहे हैं जी। मुझे लगता है कि वो जो देश की तरक्की में, उन्नति में उनका एक अहम रोल जी। इस तरह से मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बड़े संवैधानिक पदों पर एनडीए के उम्मीदवार बड़े भारी मत से जीत गए हैं। द्रौपदी मुर्मू तो हमारी राष्ट्रपति बन ही गई हैं, शपथ भी ले ली है, और उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। बड़ा वोट उनको मिला है, 727 में से 528 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए के पास 444 446 वोट थे। तो यानी कई जो दल हैं जो इस समय एनडीए के साथ नहीं हैं, वो भी उन्होंने भी जगदीप धनखड़ को वोट डाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की भी जीत है। ये 2024 तक कहाँ पहुँचेगी, क्या वो इसी तरह से इस चुनाव के नतीजे को आगे तक ले जा सकते हैं, ये तो अभी वक्त बताएगा, उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन एक बड़ी जीत है कि दोनों संवैधानिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों की भारी जीत हुई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, झुंझुनू से आ रही हैं, जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। झुंझुनू जो है जगदीप धनखड़ का शहर है, राजस्थान का बड़ा शहर है। एक ज़माने में वो व्यवसाय का बड़ा शहर माना जाता था। मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो लगातार सवेरे से इस पर काम कर रहे थे, वोटों की गिनती को भी देख रहे थे। पीयूष जी, क्या खबर है? भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ी जीत हासिल हुई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 528 वोट जो हैं वो लगभग जगदीप धनखड़ को मिले हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी है, पीसी में इसकी संपूर्ण पुष्टि होगी। लेकिन अगर उस हिसाब से देखें और लगातार जिस तरह एनडीए का जो कुनबा है उसको देखें तो जीत के प्रति एनडीए पूरी तरह आश्वस्त है। आप देख सकते हैं, मैं जहां मौजूद हूं, जब घोषणा हो जाएगी तो जगदीप धनखड़ इसी पांडाल के अंदर आएंगे। वहां पर एक कुर्सी लगाई गई है, उस कुर्सी पर वो बैठेंगे और जो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो प्रहलाद जोशी के इसी आवास 11 अकबर रोड यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करेंगे। जी, अभी कुछ ही देर में वहाँ पर भी जश्न शुरू होगा। और जैसे पीयूष बता रहे हैं कि वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब की, और पीयूष बता रहे हैं कि कुछ देर में वो वहाँ पहुँचेंगे और बधाई का जो सिलसिला है वो वहाँ पर शुरू होगा औपचारिक तौर पर। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है जिसमें चुनाव के नतीजे बताए जाएंगे। हम सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलेंगे जहां पर चुनाव के नतीजे का ऐलान किया जा रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव में सुबह 10 से 5 बजे तक वोटिंग हुई थी। For the office of Vice President was issued on 5th July 2022. In all, 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankar and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022, which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House, closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives
of the contesting candidates, election observers and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, and Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey. Thank you. So you will go to election today? We will send all the necessary papers to the Election Commission. जी, अब चुनाव नतीजे आ गए हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के, और ये साफ हो गया है कि देश के 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उनको जो वोट है 528 वोट मिले हैं। अभी जो घोषणा की गई उसमें 780 कुल मिलाकर मतदाता थे, जिसमें से 725 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा के वोट डाला। उसमें से 710 वोट वैलिड वोट थे, वैध वोट थे, और 15 वोट इनवैलिड थे, यानी अवैध घोषित किए गए थे, वो ठीक नहीं थे। उन 710 वोट में से धनखड़ को, जगदीप धनखड़ साहब को 528 वोट मिले हैं, जो, और अलवा को, मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले हैं। और इस तरह से अनाउंसमेंट हो गया है, जगदीप धनखड़ देश के 16वें उपराष्ट्रपति होंगे और उनको 528 वोट मिले हैं। एनडीए के लिए ये बड़ी जीत है। जितने वोट विपक्ष के साझा विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं मार्गरेट अलवा, उनको मिले हैं, उससे भी बड़ा विनिंग मार्जिन जो है जगदीप धनखड़ के लिए रहा है। कुछ दिनों में इसकी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। अभी मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त तक है। संसद में जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनको सोमवार को विदाई दी जाएगी। अभी कुछ ही देर में जो उनको औपचारिक बधाई देने का सिलसिला शुरू होगा। 11 अकबर रोड पर जो उनका अस्थायी निवास है उस पर वो कर रहे हैं। हमारी तरफ से, न्यूज इंडिया की तरफ से नए उपराष्ट्रपति को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र इसी तरह मजबूत होता रहे। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। एक बार फिर बधाई देश को भी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी। लेकिन आप कहीं मत जाइए, हमारे यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुरंत लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।